HPCL, NFL, RCFL भर के बेटा वैकेंसी आप लोगों की निकली हैं। गोल्डन चांस आप लोगों के पास है। तो जो भी बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस सीरीज को फॉलो कर लेना, जहां पे 200 प्लस वैकेंसी इस बार निकाला है। ओके, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया जाए जो रिटन विदाउट गेट लेने वाले हैं इस बार इन 24 में, तो 200 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं, जहां पे कुछ एक्सपीरियंस की भी वैकेंसीज निकली हैं, कुछ फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए भी वैकेंसीज निकली हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, अब बेटा आप लोगों के पास टाइम आ गया है कि रिटन एग्जाम की थोड़ी ठीक ठाक आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रिटन एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू में ज्यादा डेविएशन नहीं होता है। इंटरव्यू में लगभग सभी लोगों को एवरेज मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी बेटा यहाँ पे सिलेक्शन आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जहां पे आप लोगों का जो रिटन एग्जाम है उसका भी परसेंटेज काउंट किया जाएगा अल्टीमेटली बेटा आप लोगों का स्कोर बनने में। तो रिटन एग्जाम में जितना ही अच्छा आप स्कोर करोगे तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो इस सीरीज में बेटा आप लोगों की कंप्लीटली आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। टेक्निकल वाला पार्ट तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट में कुछ आप लोगों को एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी करवाएं। लगभग सारे एग्जाम का जो लेवल ऑफ द एप्टीट्यूड है वो सेम है, लेवल ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो लगभग सेम है। तो इस वजह से ये बेटा एक कॉम्बो है, एक कॉम्बो प्रैक्टिस है यहाँ पे, जहां पे तीनों एग्जाम की आप लोग एक पर्टिकुलर सीरीज में ये सारी प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे। राइट, तो इस सीरीज को सभी लोगों को फॉलो करना है। ओके, और जब भी ये सीरीज बेटा आप लोगों की एंड होती है तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर जरूर जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे विद इन द लेस टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा। डेली बेसिस पर ये क्लास रहेगी, जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक हर एक बच्चे को हर एक क्लास अटेंड करना है। कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। एक वीक तक ये क्लास चलेगी, एक वीक में मैक्सिमम आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट पेपर दे देने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां से कर लो, टेस्ट पेपर दे दो, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट में बात करूंगा बेटा, अभी कुछ हम लोगों के रिजल्ट आए हुए हैं एनपीसीएल के, तो हमारे कुछ बच्चों ने बेटा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। ओके, तो ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड वाली बात होती है कि कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, अपने की ग्रेटिट्यूड को शो करता है। तो ये सबसे अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ओके, तो इन सारे लोगों को बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन, इस बार 73 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। नाउ एक और बेटा नोटिफिकेशन ये है, जो बच्चा गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि 2025 के लिए तैयारी कर रहा है और यहां से 7 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता है, तो अगला सब्जेक्ट बेटा स्टार्ट हो रहा है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। और मास ट्रांसफर ऑपरेशन इस मंथ में मैं स्टार्ट कर दूंगा। सभी लोग इस सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। राइट, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में बेटा हाईएस्ट स्कोरिंग का सब्जेक्ट है ये। और शानदार बात ये है कि मास ट्रांसफर में बेटा इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूट्यूब पर 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसको वॉचिंग किया है। आप लोग देखेंगे जाके एक पर्टिकुलर वीडियो में, ओके, एक पर्टिकुलर वीडियो में केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सीरीज का किसी भी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा देखने वाला सब्जेक्ट है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो इस सब्जेक्ट को मिस नहीं करेंगे। प्लस पर बहुत जोरदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इन द ओके, हम लोग ट्राई करेंगे कि लगभग 90 डेज में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ओके मैक्स टू मैक्स आपका 3 महीने तक जाएगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपका 2 से 2.5 महीने में इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। 75 डेज के अराउंड मैं ट्राई करूंगा कि इसको बेटा वाइंड अप किया जाए। बट यहां पे जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है अनअकैडमी बेटा, करंट टाइम पर बेटा आप लोगों के पास ऑफर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑफर इतना शानदार है कि 10,000 के अंदर बेटा आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जहां पे आप 9 मंथ का कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो सभी लोग बेटा कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। अगले सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नया बैच हम लोगों का 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ जैसे ही आप लोग बेटा प्लस लेते हैं तो एक चीज का जरूर सभी लोग केयर करेंगे, जो कि यहां पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, दिस द रेफरल कोड। तो ये बेटा जो रेफरल कोड है MR100, ये सारी चीजें आपकी एक्टिव कर देता है। जैसे ही आप लोग कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड MR100 यूज करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा मेरा गाइडेंस आपको डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेरे से आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं, मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अंडर द माई गाइडेंस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे जो बड़े सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग में, वो मैं डील करता हूं। ओके, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशन आपको मेरे से पढ़ने को मौका मिलेगा प्लस पर। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बेटा मैंने प्लस पर कंप्लीट करवा दिया है। आईपीसी लगभग कंप्लीट होने को है प्लस पर। थर्मोडायनामिक्स प्लस पर ऑलरेडी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, उसको भी कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट गेम चेंजिंग सब्जेक्ट आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगा। यहाँ पे जो भी बच्चा
प्लस लेता है, इस कोड को यूज करता है, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड आप लोगों को ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप लोग क्या काम करेंगे, ओके आप लोगों को कोई डाउट आता है तो अपने डाउट को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो MR100 कोड यूज करेंगे, प्लस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नाउ इस सीरीज को बेटा कंटिन्यू करेंगे, जब तक ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, इस सीरीज को आप लोग एंजॉय करो, ठीक है, अपने स्टाइल में। कल हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, 80 क्वेश्चन हम लोगों की बात कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे 82 प्लस, ठीक है। हम लोग जितने भी मैक्सिमम 100 तक जाएंगे, ट्राई करेंगे कि 100 टच करें। तो ये आज आपका चौथा सेशन है, ठीक है, 4th सेशन है। जिन लोगों ने अभी तक के लेक्चर नहीं देखे हैं, यस गुड इवनिंग भैया, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक के लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग लेक्चर भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सेशंस हैं उसकी खास बात ये है कि जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, या तो कहीं ना कहीं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो हो गया, ठीक है, इसरो के जो ब्रांच हो गई SDSC, ठीक है, SSC, तो यहाँ से आप लोगों का मिल रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से लिए गए हैं। दूसरे आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं NRL के, ठीक है, जो NRL वो भी एक PSU है, वो भी एक अलग से एग्जाम करवाता है, तो उसके मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने भी आप लोगों को अपनी तरफ से दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैंने अपनी तरफ से सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन ये इन्वॉल्व किए हैं जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज मैं खुद आप लोगों को ये सतीश धवन स्पेस सेंटर के क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे सारे लोग आगे। चलो, तो मैं यहाँ से जस्ट बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने बारे में, सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है, सेशन को शेयर कर दो सो दैट सारे लोगों के पास बात पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि आई एम मनीष राजपूत। यहाँ पे अचीवमेंट की बात करूंगा तो 5 times गेट क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस इन द HPCL Bangalore in 2019, selected in the HURL in 2021, MTech completed from IIT Guwahati, and this is the my referral code। जब भी आप प्लस और आइकोनी के साथ मूव करते हैं तो एक आप कोड की नीड पड़ती है, तो आप MR100 कोड के साथ मूव कर सकते हैं। 80 क्वेश्चन हो चुके थे कल, ठीक है, 80 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 80 क्वेश्चन। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, सारे लोग आ गए, बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों को देखो दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन है आपका 81, ठीक है, 81वां क्वेश्चन। सारे लोग आंसर देंगे प्रॉपर तरीके से, सारे लोग करते चले जाएंगे। 81, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ये एक्चुअली गामा लिखा हुआ है, टाइपर को हमारे पता नहीं था कि वो वाई है कि गामा है, तो इस वजह से उन्होंने लिख दिया है स्पेसिफिक हीट रेशियो फॉर आइडियल गैस इज गिवन वाई। आइडियल गैस के लिए स्पेसिफिक हीट रेशियो होता क्या है? कोई मेरे को यहां पे बताएगा क्या स्पेसिफिक हीट रेशियो होता क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी फर्स्ट स्पेसिफिक हीट रेशियो। सर लोग जरा बताएंगे स्पेसिफिक हीट रेशियो, सर लोग कमेंट करके बताएंगे स्पेसिफिक हीट रेशियो, स्पेसिफिक हीट रेशियो, प्लीज टेल मी। सारे लोग करते चले आएंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, सारे ट्रिस्टेबल सवाल हैं, क्या बात है, सुपर। डी पार्ट, क्या बात है, MR100, ठीक है, यस। स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है आपका, ठीक है, गामा इक्वल टू CP अपॉन CV, CP अपॉन CV, ठीक है। और एक आपको रिलेशन पता है, एज वी नो दैट CP माइनस का CV इक्वल टू RB होता है, RB होता है। तो यहां से तुम CV निकालोगे तो CP माइनस का R हो जाएगा, CP माइनस का R हो जाएगा। तो यहां पे पुट करेंगे तो गामा इक्वल टू आ जाएगा आपका CP अपॉन CP माइनस का R, ठीक है, CP अपॉन CV माइनस का R। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन A भी सही है, ऑप्शन C भी सही है, ठीक है। 1 प्लस R अपॉन CV, 1 प्लस R अपॉन CV, इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई? CV की जगह पुट कर दो। चलो भाई इसको पुट कर लेते हैं। देखो ऑप्शन B की मैं यहां पे बात कर लेता हूं, क्या लिखा है 1 प्लस का R अपॉन CV, CV की जगह पुट कर देता हूं CP माइनस का R, CP माइनस का मैं R पुट कर देता हूं। तो देखो यहां पे पुट करेंगे CP माइनस का R और ये प्लस का R डिवाइडेड बाई CP माइनस का R, ठीक है। तो R R कैंसिल आउट हो जाएगा, CP अपॉन CP माइनस का R, CP अपॉन CP माइनस का R। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है, CP अपॉन CP माइनस का R। तो मतलब A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। मतलब आंसर जो इसमें टिक लगाएंगे वो डी पार्ट लगाएंगे। तो इसका मतलब 81 का जो आंसर होगा वो आपका डी पार्ट होगा। 81 का जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा? डी पार्ट, ठीक है। 81 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ठीक है। तो थोड़ा केयर करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जल्दीबाजी में आप आंसर ए मार के आगे बढ़ जाओ, ऐसा होता है, ठीक है। समटाइम्स ए पे टिक लगाए आगे बढ़ गए,
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट आप लोग रुक लेना कि सीपी अपॉन सीवी इसको भी देख लेना, ठीक है, इसको भी देख लेना इस तरीके से। ई वाला रिलेशन जस्ट आपको पता है तो आप गेम कर दोगे, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। ई वाला रिलेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ठीक है, 10th क्लास में ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो आंसर आएगा ऑल दीज। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एसडीएससी के करवा रहा हूं, सतीश धवन स्पेस सेंटर के, ठीक है। एसडीएससी इसरो की ब्रांच है एसडीएससी, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, वहां के हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है। अरे मेरे भाई एडियाबेटिक के लिए भी यूज करते हैं, गामा जो टर्म आता है वो एडियाबेटिक के लिए ही आता है इनकेस। यस, ठीक है, चलो नाउ फॉर measuring the temperature of the red hot furnace which is the most, ठीक है, for the measuring the temperature of the red hot furnace which is the most suitable instrument, ठीक है। ये आप लोग जितने भी बच्चे प्लस के स्टूडेंट होंगे अभी मैंने करवाया है, ठीक है तिलक। वो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं ना एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में भी आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी तो होता ही है, और जो तुम टेम्परेचर और प्रेशर को जब इसमें रिलेशन चेंज करते हो तो वो आइडियल गैस से ही करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस से ही करते हैं। ओके, ये सेशन को सारे लोग लाइक करते चले जाएंगे, जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक कर देंगे। बहुत बढ़िया। द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रेड हॉट फर्नेस, रेड हॉट फर्नेस मतलब हाई टेम्परेचर की बात कर रहा है। विच इज द मोस्ट सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट, प्लेटिनम रेजिस्टेंस, थर्मोकपल नहीं भैया, ऑप्टिकल पायरोमीटर, बिल्कुल ऑप्टिकल पायरोमीटर, यह सी करेक्ट है, ठीक है। ये बाईमेटेलिक थर्मोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर, ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर, इसको मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने लिखवाया हुआ है। पायरोमीटर यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर। तो सारे लोग इसको केयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका सी पार्ट। तो 82 का जो आंसर आएगा, 82 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 82 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है, 82 का जो आंसर आएगा वो आएगा मस्त तरीके से सी। चलो अगली ओर मैं मूव करता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, डू दिस। क्वेश्चन नंबर 83, टाइम कांस्टेंट इज द, टाइम कांस्टेंट इज द, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम टेकन बाय द कंट्रोल्ड वेरिएबल टू रीच 63.2% ऑफ इट्स फुल चेंजेस, ठीक है, सेम एज द ट्रांसफॉर्मेशन लैग, सेम एज द डेड टाइम, सेम रिक्वायर्ड बाय द मेजर्ड वेरिएबल टू रीच 6.32% ऑफ इट्स अल्टीमेट वैल्यू। विच वन इज द राइट आंसर? तेजी से सर लोग बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा भाई, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जल्दी से सारे लोग करेंगे। टाइम टेकन बाय द कंट्रोल वेरिएबल टू रीच 63.2%, बिल्कुल सही बात है, आंसर ए पर लॉक किया जाए। ये देखो यहाँ पे कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसा गेट में भी कभी कभी करके दे देते हैं, तो 6.23 को कभी कभी हम लोग 63 समझ लेते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम एज द ट्रांसफॉर्मेशन लैग, ये तो टाइम कांस्टेंट, नहीं 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 ये तो गलत हो गया, इट इज द डेड टाइम, ठीक है। तो 63 ये आपको मैंने कर पढ़ाया था, याद होगा तो, फर्स्ट टाइम का, ठीक है, अल्टीमेट वैल्यू का एमकेपी का, ठीक है, कितना पहुंच जाए, 60% पहुंच जाए, 63.3%, 63.2% ऑफ एमकेपी का पहुंच जाए, तो यहां से जो लगने वाला जो टाइम होगा, ये टाइम आपका टाउपी कहलाता है, ये टाइम आपका क्या कहलाएगा, टाउपी कहलाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये टी इक्वल टू टाउपी आप लोग डाल दोगे किसमें, ठीक है, कैपिटल वाई ऑफ टी इक्वल टू एमकेपी, ठीक है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउपी। तुम टी इक्वल टू यहाँ पे टाउपी डालोगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो बाई टी होगा इसका 63.2% होगा, इसका 63.2% होगा, तो आंसर क्या आएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। तो 83 का आंसर आएगा ए पार्ट, 83 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं, चलो
क्वेश्चन नंबर 84, तेजी से सारे लोग हिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 थोड़ा तेजी से करते चले जाएंगे, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे सारे लोग, ठीक है। आंसर दो तेजी से, आई वॉन्ट आंसर फास्ट। सारे लोग थोड़ा तेजी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। 84, डेड जोन in instrumentation is the same as the time constant, same as the transportation lag, maximum change in the variable that does not change the reading of the instrument. Option D is none of these. बताएंगे सर लोग। डेड जोन इन द इंस्ट्रूमेंटेशन इज द सेम एज द टाइम कांस्टेंट, सेम एज द ट्रांसपोरेशन लैग, मैक्सिमम चेंज इन द वेरिएबल डज नॉट चेंज इन द रीडिंग, नन ऑफ दीज, विच वन इज द राइट आंसर? बहुत बढ़िया। डेड जोन इन द इंस्ट्रूमेंट, बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी तक मैंने कहां करवाया है आप लोगों को? सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं करवाया अभी तक आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट, ठीक है। मैक्सिमम चेंज इन द वेरिएबल डज नॉट चेंज इन द रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट। सर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, नहीं अभी तक मैंने नहीं करवाया है। ये क्वेश्चन कहां करवाया अभी तक? आंसर बताओ इसमें क्या होगा? डेड जॉन इन द इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लीज टेल मी which one is the right answer? Maximum change in the variable that does not change in the reading of the instrument. ठीक है, किसी को बी पार्ट में कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को बी पार्ट से कंफ्यूजन तो नहीं है? सेम एज द ट्रांसपोरेशन लैग, वो भैया ट्रांसपोरेशन लैग अलग चीज है, ठीक है। ट्रांसपोरेशन अलग चीज है, ओके। बहुत सारे बच्चे हो सकता है बी पार्ट के साथ कंफ्यूजन हो, ट्रांसपोरेशन अलग चीज है, ठीक है, और डेड जोन अलग चीज है, ओके। तो आंसर इसका सी पार्ट आएगा, करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एरिया मीटर? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोमीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एरिया मीटर? बताओ, बेंचुरीमीटर, रोटामीटर, पाइटोट्यूब, हॉट वायर, एनियोमीटर। बोलो, एरिया मीटर किसको बोलते हैं? बी पार्ट, करेक्ट, रोटामीटर, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी पार्ट 85 का बी पार्ट, ठीक है। इसकी थोड़ा रोटामीटर को आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आप पढ़ लेना, इसमें कैसे मास बैलेंस वगैरह कैसे लगाते हैं, इसमें भी काम करते हैं, ठीक है। इसमें फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज पढ़ लेना। रोटामीटर में फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में इनकेस आपको थोड़ा एनपीसीएल का तो खैर इंटरव्यू निकल गया, बार्क वगैरह के लिए आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे मैं बात करूं 90 क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। सारे लोग जरा करेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग, एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैच करवाना है। देखो, तो सबसे पहले आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैच करवा लो, कुछ मत काम करो, तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को तो मैच करवा ही सकते हो ना भाई, ठीक है। तो तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैच करवा लो। एक मिनट, ठीक है भाई।
ठीक, चलो आ जाओ। तो मैं बात करूंगा किसकी, एलिमेंट्री रिएक्शन की। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की जरा कोई बात करेगा यहां पे, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? ए इज द करेक्ट आंसर, ए या बी? देखो मैच करवाते हैं। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। माइनस का आर इक्वल टू के लिख देंगे, ठीक है, ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो रेट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू ये रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। मतलब तुम डी का क्यू के साथ पहले तो मैच करवा लो, डी का क्यू के साथ तुम मैच करवा लो। एक ही ऑप्शन है यार, ठीक है, एक ही ऑप्शन है बी, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, एक में भी ऐसा नहीं है कि डी के साथ और कोई ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं स्मार्ट तरीके से बना पाए ना, क्वेश्चन तो बना दिया है लेकिन ऑप्शन में थोड़ा स्मार्टनेस नहीं दिखा पाई। आंसर क्या होगा आपका, बी पार्ट। तो तुम हमेशा नीचे से कभी चेक कर लिया करो जो जिसमें तुम परफेक्ट हो। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत शानदार इसमें डेफिनेशन लिखी है, रेट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, ये एस होगा, ए का एस होगा, बिल्कुल सही बात लिखी है, ए का एस। ठीक है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होगी बोलो, रेट इक्वेशन नॉट करस्पॉन्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटालिस्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑटोलिटिक। ठीक है, जैसे ए प्लस आर, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाया आर प्लस आर, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक्ट एज अ कैटालिस्ट काम करने लगता है, तभी आप लोगों को बोलते हैं कि आपका ये क्या है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आंसर ए बी सी तीनों मेन प्रॉब्लम है ये, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सारे आप लोग टिक मार सकते हो, बी पार्ट, ये तो बहुत इजी है प्रॉब्लम, बहुत इजी है। ठीक है, चलो नाउ तो ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, ये करो सर लोग, यहां आर्रेनियस से तो सवाल आपके पूछे जाते हैं, आर्रेनियस से तो आपके सवाल पूछे जाते हैं, सर लोग जल्दी से करेंगे। चलो डन, कैसे कर रहे होगे आप लोग, कैसे रहे हो ये तो बताओ हमको। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रही है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 30 से 70 देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय, तब कितनी इंक्रीज होगी बताओ। करेक्ट, ठीक है, एवरी 10 डिग्री राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो रही है, डबल। ठीक है, तो 30 से 70, 30 से 40 गए, 40 से 50 जाओ, 50 से 60 जाओ, 60 से 70 जाओ। ठीक है, तो एवरी 10 डिग्री रिएक्शन होने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो रही है, डबल। तो यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भैया, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 का मतलब 16। बिल्कुल आराम से आंसर मुस्कुराते हुए निकाल दिए। एवरी 10 डिग्री से क्या हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। ठीक है, तो 10 डिग्री, ठीक है, 30 से 40 आने पे भैया 2 गुनी हो रही है, फिर 40 से 50 आने में फिर से 2 गुनी हो रही है, तो आपकी ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 30 से 70 पहुंचने में 16 गुनी हो जाएगी। 30 से 70 पहुंचाने में कितना हो जाएगा, 2 टू पावर यान याद भी नहीं है,
इनकेस आपको ये लॉजिक पता है तब भी कर सकते हो, ये वाला लॉजिक पता है तब भी कर सकते हो। तो आ जाए आंसर आ जाएगा सी पार्ट। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका यहां पे सी पार्ट। करेक्ट, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है सर। अगले सवाल की ओर मूव करें। तो देखो ये आरएनएस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकेस आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोग यहां से भी कर सकते हो ln k2/k1 EA/r, ठीक है, 1/T1 माइनस का 1/T2। ठीक है, यहां से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आरएनएस इक्वेशन यहां से लिख सकते हो, k = k0 से ड्राइव होके आ जाता है। ठीक है, यहां से कर सकते हो। ठीक है, यहां से दो इक्वेशन लेकर मैंने डिवाइड कर दिया है, बस ये कि डिफरेंस ले लिया है, तो यहां से आप कर सकते हो। ओके, इजीली तरीके से। तो ये निकल के कहां से आता है, वहां से निकल के आता है। अदरवाइज यहां से भी सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं आपकी गेट के लिए, गेट के लिए भी बनते हैं, आप अदर पीएसयूज में एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पे भी बनते हैं। चलो नाउ 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज मैक्सिमम ऑफसेट? कौन सा कंट्रोलर मैक्सिमम ऑफसेट रखता है? पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर? प्लीज टेल मी, मैक्सिमम ऑफसेट किसमें होगा? बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज मैक्सिमम ऑफसेट? कौन सा कंट्रोलर आपका मैक्सिमम ऑफसेट रखेगा? बोलेंगे सर लोग। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, पी कंट्रोलर विल प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफसेट। ठीक है, ये पीआई तो तुरंत जीरो कर देगा, ये भी आपका जीरो कर देगा, इन दोनों का ऑफसेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पीडी कंट्रोलर क्या करता है? ऑफसेट में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, पीडी क्या करता है? ऑफसेट को एज इट इज रखता है। ऑफसेट में ना तो वो कम करता है, ना तो ऑफसेट को ज्यादा करता है। ऑफसेट जितना है उतना ही बना रहेगा इन केस इफ यू आर यूजिंग द पीडी कंट्रोलर। Why not PD? PD controller will not change. It will not change your offset. ये आपका ऑफसेट नहीं चेंज करेगा, ये आपका ऑफसेट चेंज नहीं करता। इट विल नॉट, ठीक है, विल नॉट चेंज इन ऑफसेट। आपको ये प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, हर्ष प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, आप पीडी कंट्रोलर लगा देना, फिर उसका ओवरऑल लूप तैयार करना। ठीक है, आप पीडी कंट्रोलर लगा देना, ओवरऑल क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकालना, फिर आप ऑब्जर्व करना, फिर उसका ऑफसेट भी निकालना। ठीक है, फिर उसका ऑफसेट निकालना, तब आप चेक करोगे। अब मैं ये प्लस की क्लास पे करवाता हूं, यहाँ पे कोई प्लस का स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसको पता होगा, ये प्लस की क्लास पे मैं ड्राइव करवाता हूँ कि आपका जो पी कंट्रोलर है ऑफसेट जनरेट करता तो है, ये तो पता ही करवाता हूं, लेकिन कितने अमाउंट में जनरेट करता है वो भी आप लोगों को पता चलता है। m/1 + kc करके इसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, सिमिलर पीआई कंट्रोलर को भी लगाते हैं। ठीक है, तब भी वहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑफसेट कितना निकल के आया, तो पीआई कंट्रोलर में ये फाइंड आउट होता है, क्या होता है कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, पीडी कंट्रोलर का अलग से करवाते हैं तो वो ऑफसेट में बिल्कुल चेंज नहीं करता है। आपने एम मैग्नीट्यूड का दिया, आपने ऑफसेट कैलकुलेट किया, फिर आप उसकी वैल्यू एम निकल के आएगी, तो एम निकल के आएगी, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द ऑफसेट। ऑफसेट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो पीडी कंट्रोलर विल नॉट चेंज एनी ऑफसेट, तो सिर्फ और सिर्फ पी कंट्रोलर होता है जो कि ऑफसेट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यस, पी कंट्रोलर आपका सिस्टम को क्या करता है? एडवांटेज क्या है पी कंट्रोलर का? कोई मेरे को यहां पे बताएगा? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पी कंट्रोलर? व्हाई वी आर यूजिंग द पी कंट्रोलर? प्लीज टेल मी, पी कंट्रोलर का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पी कंट्रोलर? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द पी कंट्रोलर? पी कंट्रोलर यूज क्यों करते हैं सारे लोग, जरा बताएंगे। रुको जाओ, पी कंट्रोलर यूज क्यों करते हैं? Why we are using the P controller? P controller we are using because of नहीं यार, विनोद भाई ने बात बढ़िया बोली है, विनोद भाई ने बात बढ़िया बोली है। ठीक है, मैं चाहता हूं ये स्टेटमेंट सारे लोग बोले। नो 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 नो, ऑन ऑफ नहीं यार, ऑन ऑफ की वजह से नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ क्या बात कर रहे हो यार, पढ़ा नहीं है क्या आईपीसी? यस, ठीक है, जो पी कंट्रोलर होता है वो स्पीड को फास्ट करता है, इट विल इंप्रूव योर स्पीड। तो आप जब भी कंट्रोल करते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था टाउ पी डैश विल बी लेस देन टाउ पी निकल के आता है कि नहीं, बोलो, इन पी कंट्रोलर में
पी कंट्रोलर में ये स्टेटमेंट निकल के आता है जब लास्ट में आप ड्राइव करके पूरा एकदम से कंपेयर करते हो, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर से आप कंपेयर करते हो विदाउट कंट्रोलर, ठीक है। और ये क्या है, विद कंट्रोलर, दिस द टाइम कांस्टेंट विद कंट्रोलर, विद कंट्रोलर। ये टाइम कांस्टेंट क्या है, विदाउट कंट्रोलर, ठीक है। थोड़ा डीप में जाके पढ़ लो चीजें, ठीक है। ये कब यूज करते हैं, विदाउट कंट्रोलर। ये क्या पढ़ते हैं, विद कंट्रोलर, टाउ पी डैश, ठीक है। तो जो विद कंट्रोलर निकल के आता है उसका टाइम कांस्टेंट कम है। अब टाइम कांस्टेंट कम होने का मतलब इट विल फास्ट, इट विल रिस्पॉन्ड फास्ट, तो ये तेजी से मूव करेगा, ठीक है। तो 92 का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, 92 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए पार्ट। ना 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 ना, ऑर्डर कम रखने के लिए नहीं, ठीक है। इट विल इंप्रूव योर स्पीड, इट विल इंप्रूव योर स्पीड, ठीक है। तो ये आपका स्पीड इंप्रूव करता है। आई कंट्रोलर ऑफसेट करता है, डी कंट्रोलर क्या करता है, ऑक्सीलेशन को कैप्चर करता है, ठीक है। डी क्या करता है, ऑक्सीलेशन को कैप्चर करता है। आई कंट्रोलर आपका ऑफसेट को रिमूव करता है। पी कंट्रोलर फास्ट करता है। तो इस वजह से आप लोग इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हो, ठीक है। तो पी कंट्रोलर क्या करता है, सिस्टम को फास्ट करता है। आई क्या करता है, ऑफसेट को घटा देता है, बिल्कुल रिमूव भी कर देता है। और जो डी कंट्रोलर है वो ऑक्सीलेशन जो सिस्टम में हो रहे होंगे उनको कैप्चर कर लेता है। तो दैट इज व्हाई योर परफेक्ट कंट्रोलर इज कॉल्ड पीआईडी कंट्रोलर, ओके। इस वजह से आप पीआई को इसके अलोंग लगाते हैं। समझ में आ गया सारे लोगों को, ओके। तो इस वजह से आपका अब सिस्टम ऑप्टिमाइज कर दिया है आपने। नाउ 93, ये तो बहुत सरल है। 93 सारे लोग जल्दी से करेंगे, देखो बन रहा है क्या, डू फास्ट। देखो क्या आंसर आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, है ना। डिफरेंस बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन का ये क्या करता है, ठीक है, डिफरेंस ले लेता है, हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। 94 सर लोग करते चले जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। 94 इन एन आइडियल प्लग फ्लो, सिलेक्ट फ्लो, पिस्टन फ्लो, ट्यूबुलर फ्लो, ठीक है, अनमिक्स्ड फ्लो, रिएक्टर, ठीक है, ये सब एक ही पैटर्न के होते हैं, ठीक है, ये सब एक ही पैटर्न के होते हैं। अब आप एमटेक पढ़ेंगे जाके तो ये सिलेक्ट फ्लो, पिस्टन फ्लो, ट्यूबुलर फ्लो खैर आपने देख लिया, सिलेक्ट फ्लो आप एमटेक में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। आप इनकेस आप अपना उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है, आपने एमटेक में इलेक्टिव लिया, इनकेस फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, एक होता है इलेक्टिव, इस समय भी याद नहीं आ रहा है, उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है। सिलेक्ट फ्लो, प्लग फ्लो, चर्म फ्लो एक होता है डी पार्ट, करेक्ट, यस। फ्लूइडाइजेशन एक इलेक्टिव होता है, फ्लूइडाइजेशन, तो उसमें आप लोग ये पढ़ते हो। देखो क्या आंसर आएगा इसका, देखो जब भी प्लग फ्लो होता है तो ये चीज समझो, सपोज कर लो दिस इज द योर पाइप, ठीक है। जो भी मिक्सिंग होगी रेडियली मिक्सिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी मिक्सिंग होती है रेडियल मिक्सिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना, डी ऑल ऑफ दीज, करेक्ट, ठीक है। जो भी मिक्सिंग होगी वो रेडियली मिक्सिंग होती है, ठीक है। एक्सियल, इसको बोलते हैं एक्सियल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और ये होता है आपका एक्सियल डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में आपकी कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। तो देयर इज नो मिक्सिंग इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब दिस वन, तो ये बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा है। मिक्सिंग टेक प्लेस इन अ रेडियल और लेटरल डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो रेडियल डायरेक्शन में हमेशा मिक्सिंग होती है, ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में ही आपकी मिक्सिंग होती है, इसी वजह से आपकी जो प्रोफाइल निकल के आती है वो ऐसी निकल के जाती है। वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में चेंज होती है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का भी नहीं चेंज आता है, वेलोसिटी भी कैसे चेंज होती है, रेडियली चेंज होती है। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देयर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस द रेडियस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
जो रेडियस होगी इस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी चलेगी, ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम। तो इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा, तीनों करेक्ट है, ए बी एंड सी। समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स होता क्या है कि हमको सर एक आंसर पता चल जाता है, हम वही टिक मार देते हैं, जो रेस्ट ऑफ ऑप्शंस होते हैं उन पे हम लोग बात नहीं करते, उनको हम देखते भी नहीं है और उनको पे हम नजर भी नहीं डालते हैं, तो थोड़ा ये केयर कर लेना, ठीक है। ऑल ऑफ दीज वाले खास कर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, जिनमें भी ऑल ऑफ दीज रहता है तो उसमें आप लोग ट्राई करना कि जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उन पे आप लोग थोड़ा फोकस कर लेना। यस करेक्ट, यस लिख लो इनकेस ये पॉइंट ना बताओ, MR100, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस, ठीक है। तो इनकेस आप नहीं पता है तो फिर अभी लिख लो इसको कॉपी में, ऐसे देखो, ऐसे टर्म आप सीखते चले जाओ, ऐसे टर्म सीखते चले जाओ, ठीक है, जहां पे ऐसे टर्म मिले तुरंत लिख लिया करो। अब आप सोचो नहीं ये HPCL का पार्ट चल रहा है, ये गेट का भी पार्ट है, ठीक है, ऐसी चीजें आपको, अब जैसे यहाँ पे एक टर्म आया लेटरल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रेडियल, इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसे टर्म जब आते हैं, ये आप लोग हो सकता है जब आप CRE पढ़ रहे हो तो ये वाले टर्म ना यूज कर रही हो, ठीक है, लेकिन यहां से तो एटलीस्ट आप लोग सीख सकते हो, सवाल से सीख लिया करो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हम थ्योरी से नहीं सीखते, समटाइम्स हम लोग क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं चीजें बहुत, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाते लगाते आप इतने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओ कि वहां से भी आप बहुत सारी चीजें सीख लो, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई करो, कहीं से भी लर्न करो, क्वेश्चन से लर्न करो, थ्योरी से लर्न करो, थ्योरी से कम चीजें आपको तैयार होती हैं, क्वेश्चन से ज्यादा तैयार होती हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस को हमेशा 2-3 तरीके से लगाओगे, वहां से आप सीखोगे, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, डू फास्ट, सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे, यस संदीप भैया, हेलो, ठीक है, यस चलो डू फास्ट, सारे लोग थोड़ा तेजी से करेंगे, सारे लोग, बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ किलोग्राम वेपराइज्ड पर किलोग्राम ऑफ स्टीम फेड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इवोपरेटर आपको पढ़ाएंगे, इवोपरेटर्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। The number of kilograms vaporized per kilogram steam fed to the evaporator is defined as, ठीक है, the number of kilograms vaporized per kilogram steam fed क्या होती है बताओ, हमेशा याद रखो, यस इकोनॉमी करेक्ट, ठीक है, इकोनॉमी, आंसर सी पार्ट इज द राइट आंसर। इकोनॉमी जो होती है हमेशा याद रखना, ठीक है, ई, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये होता है V/S, ठीक है, कितना वेपर फॉर्म हो रहा है पर केजी ऑफ स्टीम, इसको बोलते हैं इकोनॉमी, हमेशा याद रखना V/S से कितना वेपर आपका फॉर्म हो रहा है एवरी इवोपरेटर से, ठीक है। अभी इवोपरेटर आप लोग पढ़ाएंगे, अभी आप लोगों को आगे चल के मजा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो इवोपरेटर है, अब ये स्टीम आप हमेशा इसके फर्स्ट इवोपरेटर में देते हैं, स्टीम हमेशा फर्स्ट इवोपरेटर में देते हैं, ठीक है, स्टीम हमेशा किस में देंगे, पहले इवोपरेटर में देंगे, ठीक है, ये स्टीम देते हैं, यहां से आपकी वेपर निकल के चली जाती है। अब वेपर दूसरे इवोपरेटर के लिए क्या काम करते हैं, स्टीम का काम करते हैं, फिर यहां से आपका बनेगा, फिर यहां से ऐसी वेपर निकल जाती है, ठीक है। तो ये जितनी भी वेपर आपकी निकली V1 V2 V3, यहां से जितनी भी वेपर निकली और यहां से आपने कितनी स्टीम इसमें दी, ठीक है, कितनी स्टीम आपने दी, ये कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, कितनी आपने स्टीम दी उसके हिसाब से आपका डिफाइन होता है इकोनॉमी। तो मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर के लिए इकोनॉमी ऑलवेज क्या होता है, एक से ज्यादा या एक से कम, कोई मेरे को बताएगा, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर के लिए इकोनॉमी क्या होता है, एक से ज्यादा या एक से कम। इनकेस मैं मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर की बात करूं तो उसके लिए इकोनॉमी एक से ज्यादा होती है या एक से कम होती है, यस कैपेसिटी क्या होता है, देखो ग्रेटर देन 1, करेक्ट, ठीक है। तो मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर इसी वजह से लगाए जाते हैं कि इकोनॉमी को इंक्रीज कर सके, इकोनॉमी को सिस्टम की बढ़ाया जा सके, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। रीजन इज सिंपल दैट यू आर इंक्रीजिंग द इकोनॉमी, यू आर इंक्रीजिंग द इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि इसमें फायदा क्या है कि आपने एक बार स्टीम दे दी, अब फीड गर्म हो गई, अब जो यहां से वेपर निकल रही है उसी को आपने यूज कर लिया है,
क्यों बढ़ रही है, रीजन समझो। सिंगल इफेक्ट के लिए हमेशा इकोनॉमी एक से कम होती है, सिंगल इफेक्ट के लिए हमेशा एक से कम होती है। मल्टीपल इफेक्ट का फायदा क्या होता है कि आपने एक में डाल दी, लगातार वेपर भर रही है। अब जितनी ज्यादा वेपर बनेंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा वेपर बनेंगी उतनी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, ओके, तो उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस वजह से यहां पे आपकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। कैपेसिटी एक की ज्यादा होती है पहले सिस्टम की, सिंगल इवेपोरेटर की कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ वेपर निकल रही हैं आपकी, दिस द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी। कि ये V, इसको बोलते हैं B, इकोनॉमी को बोलते हैं B/S। वेपर कितनी निकल रही है पर केजी ऑफ स्टीम फेड, आपने स्टीम कितनी दे रहे हो उसके रिस्पेक्ट में कितनी वेपर निकल रही है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी। नंबर ऑफ वेपर्स पर घंटे पर यूनिट टाइम में कितनी निकल रही है, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। और कैपेसिटी आपकी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिंगल इफेक्ट से ज्यादा निकलेगी। तो सिंगल इफेक्ट की कैपेसिटी ज्यादा होती है, मल्टीपल इफेक्ट की इकोनॉमी ज्यादा होती है, राइट डाउन कर लेना, ठीक है। कैपेसिटी ऑलवेज मैक्सिमम फॉर सिंगल इफेक्ट एंड इकोनॉमी ऑलवेज मैक्सिमम फॉर मल्टीपल इफेक्ट। इस बात को सारे लोग राइट डाउन कर लेना, ठीक है। कैपेसिटी ऑलवेज मैक्सिमम फॉर सिंगल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट में होगी, यहां पे नहीं होगी, कम होती चली जाएंगी वेपर्स, सिंगल इफेक्ट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी, ठीक है। इकोनॉमी क्या होगी, इकोनॉमी होती है पर केजी ऑफ स्टीम फेड, ठीक है, तो वो मल्टीपल इफेक्ट की ज्यादा होती है, राइट डाउन कर लेना, ठीक है। रेट ऑफ द इवोपरेशन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है रेट ऑफ द इवोपरेशन का। रेट ऑफ द वेपराइजेशन ना भैया, इवोपरेशन वेपराइजेशन का कोई स्टीम से मतलब ही नहीं है। स्टीम नहीं भी दोगे, in case if you are not providing any steam, your vaporization is possible, ठीक है, वेपराइजेशन इज पॉसिबल, वेपराइजेशन इज पॉसिबल। वेपराइजेशन तो आपका 0 केल्विन, कोई सब्सटेंस आपका, ठीक है, 0 केल्विन से ऊपर है तो उसका वेपराइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। वेपराइजेशन तो अब जैसे नेचुरल ये पानी रखा हुआ है, ये पानी रखा हुआ है, इसका वेपराइजेशन तो होगा ना, ये तो किसी भी टेम्परेचर पर वेपराइजेशन इसका हो सकता है, ओके। तो ये समझो, यस, इवोपरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस। इवोपरेशन ऑलवेज वाटर या लिक्विड का होगा, वेपराइजेशन सॉलिड का भी हो सकता है, ठीक है। वेपराइजेशन तुम्हारा सॉलिड का भी हो सकता है। वेपराइजेशन इज पॉसिबल फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, बट इवोपरेशन ऑलवेज लिक्विड का होगा, यस, ओके। कैपेसिटी में, कैपेसिटी ऑफ सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज निग्लेक्टेड। ना 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 ना, कैपेसिटी ऑफ द मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर ऑफ द इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ द सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवोपरेटर, उससे और डिवाइड करो, ठीक है हर्ष, यस, अब तुम सही लिखे हो। नंबर ऑफ इफेक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ इफेक्ट आपने लगाए हैं, ठीक है। तो वेपराइजेशन, यस, इवोपरेशन और वेपराइजेशन में आ गया ना डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कंसीडर्ड देन कैपेसिटी। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से कैपेसिटी और इकोनॉमी दोनों डिक्रीज करती हैं, कैपेसिटी भी आपकी घटेगी और आपकी इकोनॉमी भी घटेगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को इस वजह से हम लोग क्या मानते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, यस, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन होते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को निग्लेक्ट करके ही चलते हैं। इनकेस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दे दिया तब भी कोई कठिन बात है नहीं, वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। वेपराइजेशन इज द सरफेस फिनोमेना, बोथ आर सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन इज ऑल्सो सरफेस फिनोमेना, बॉइलिंग इज नॉट। बॉइलिंग से आप कंपेयर करेंगे, बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमेना, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन बोथ आर सरफेस फिनोमेना, यू नो, ठीक है, यस। बॉइलिंग के कंपेयर करोगे आप इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, बोथ आर सरफेस फिनोमेना, बट इवेपोरेशन हमेशा लिक्विड का होगा, इवेपोरेशन कभी सॉलिड का नहीं हो सकता है, लेकिन वेपराइजेशन कैन बी पॉसिबल इन द सॉलिड ऑल्सो, ठीक है। जैसे आपने समटाइम्स देखा होगा कि सॉलिड है, ठीक है, आप कोई भी गोली है, कोई भी आप सॉलिड की गोली रख के आओ छत पे,
आप एक टाइम के बाद देखेंगे वो गोली एकदम से कट कट के बहुत छोटी हो जाएगी, तो वो उसको इवोपरेशन नहीं बोलते हैं, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी सॉलिड की गोली लेकर रख के आओ छत पे, एक टाइम के बाद देखना उसका जो साइज है, डायामीटर है, कम हो जाएगा। तो सॉलिड का भी वेपराइजेशन हो सकता है, लेकिन सॉलिड का इवोपरेशन उसको नहीं बोलेंगे। करेक्ट। नैपथलीन वाल, यस दिस इज कॉल्ड या सब्लिमेशन बोल रहे हैं सर सॉलिड के लिए। सब्लिमेशन अलग चीज हो गई। सब्लिमेशन देखो कंपेयर करना है तो इन इवोपरेशन, वेपराइजेशन और बॉइलिंग तीन चीजों को कंपेयर कर, सब्लिमेशन इज डिफरेंट केस। सबको मत उठा के, जितने टर्म जानते हो इंजीनियरिंग में सबको मिक्स मत कर दो, ठीक है? नहीं सर हम सब्लिमेशन ये सब मिक्स नहीं करना है, ठीक है? वो अलग चीज है, ठीक है? अब जितने टेक्निकल टर्म हमने सर पढ़े हैं वो सब मिक्स कर देंगे, उससे कंपेयर नहीं करोगे, ठीक है? ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस है। बॉइलिंग इन दोनों से ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है? चलो हो गया ना? एक बिलो द टेम्परेचर होता है, दूसरा एबव द टेम्परेचर होता है। क्या क्या बोल रहे हो भैया? ठीक है चलो 95, ये तो हो गया ना अभी, ये तो हो गया ना 95, ये तो कर लिया हम लोगों ने। 96, 96, 96, ठीक है? पढ़ लो, अभी भी टाइम है। अरे ये सब चीजें तुमको गूगल करने पे मिल जाएंगी, तुम गूगल कर लोगे ना ये सब चीजें मिल जाएंगी इजिली, कोई जरूरी नहीं है तुम किताब खोल के ही देखो, गूगल करने पे सब चीजें मिल जाएंगी तुमको, ठीक है? चलो, लीचिंग ऑफ द कोर्स सॉलिड लम्प इज ऑल्सो टर्म्ड एज लिक्विड एक्सट्रैक्शन, डिसॉल्यूशन, परकोलेशन, इवापोरेशन। देखो बोलो क्या होगा आंसर? ये तो भाई बड़ा अजीब सा सवाल है। सी इज करेक्ट। यार इसको तुम एक काम करो, इसको तुम उठा के डाल दो उस पे, गूगल पे। ये सब क्या लिखा है इसने, इसको उठा के तुम परकोलेशन है, हम गूगल कर लिए हो तुम, आधे बच्चे तो गूगल कर लेते हैं। लिक्विड एक्सट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है यार। देखो यार, ये देखो इसने सही बात बोली है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है? एक ही नहीं पता, ये सही बोला है। बहुत बढ़िया आंसर, ऐसे मैच करवा लिया करो। लिक्विड एक्सट्रैक्शन का सवाल नहीं उठता है, इवोपरेशन का सवाल नहीं उठता है, ठीक है? डिजोल्यूशन, क्योंकि लीचिंग ऑपरेशन हो रहा है तो डिजोल्यूशन का भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? डिजोल्यूशन का भी कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, जैसा कि इन्होंने बोला है, ठीक है? एक ही ऑप्शन बचता है, परकोलेशन, ठीक है? एक ही ऑप्शन आपका बचता है, राइट? तो हाँ यस ओके, तो तुम इसको गूगल भी कर सकते हो। ऐसे देखो मैं आपको बताऊं ना, ऐसे हर एग्जाम में सवाल मिलते हैं, तुम इससे बच नहीं सकते हो। इस टाइप के या तो क्वेश्चन आ जाए तो तुम कुछ क्वेश्चन छोड़ने, अब ऐसा तो है नहीं कि 100% एक्यूरेसी तुम मार नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? हर एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनसे तुमको थोड़ा उलझन टाइप की होगी, यार ये हमने तो ऐसा टर्म पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है उनको या तो लेफ्ट कर दो, आता है तो ठीक है। अब जैसे इस वाले सवाल में था
जैसे आपने दो तीन चीजें क्या कर दी, एक्सक्लूड कर दी, भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है, तब तो ठीक है। इनकेस एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हो तब फिर लेफ्ट करना ही सही बात है। तो आप अच्छा है कि आप इसको छोड़ दो। ओके, इनकेस आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर सवाल छोड़ दो। ओके, इसी बात को सारे लोग ध्यान रखेंगे। आराम से पढ़ो MR100, कोई जल्दीबाजी बात नहीं है, ठीक है, चीजें समझ के पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। LYMG इज एक्सप्रेशन फॉर, LYMG इज एक्सप्रेशन फॉर, सारे लोग जरा करेंगे थोड़ी फास्ट। चलो भाई, LYMG is the expression for absorption factor, slope of the operating line in the absorber, slope of the operating line in the stripper, ठीक है, Brinkmann number. Which one is the right answer? Which one is the right answer? LYMG is the expression for, LYMG is the expression for, please tell me. Absorption factor, बिल्कुल सही बात है। Slope of the operating line, ये इसमें गलती कर जाते हैं बच्चे। स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, ये क्या होता है, LYG, ठीक है, LYMG नहीं होता है, LYG होता है, ठीक है, LYG होता है। इनके स्लोप की बात करने लगे तो LYG होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें चक्कर में मत पड़ जाना, एब्जॉर्प्शन फैक्टर LYMG बिल्कुल सही लिखा है। 98 डू दिस, 98 बहुत बढ़िया। रन आउट मत हो जाना, पता चला 98 बना लिए और रन आउट हो जाइए, ठीक है। सही बैटिंग करनी है, शतक तो लगा ही के जाना है, ठीक है। मैदान में आए हो तो सेंचुरी तो लगानी है भाई। पता चला तेजी के चक्कर में रन आउट हो गए। करस्पॉन्डिंग द नसट नंबर इन द हीट ट्रांसफर द डायमेंशनलेस ग्रुप इन द मास ट्रांसफर इज, बहुत प्यारा सवाल है। शेयरवुड, क्या बात कर रहे हो यार, सी क्यों तुम दे रही हो आंसर, स्मृति मंडल? सी आंसर नहीं भैया, टिक मारना है। शेयरवुड नंबर, यस, शेयरवुड नंबर, बहुत बहुत फेमस सवाल है ये तो, ठीक है, फैंसी टाइप का ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेंटल नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये तो फैंसी आइटम है, ठीक है, इनको तो आपको पता ही होना चाहिए। 99, लो भाई 1 रन और बनाओ भी तुम आराम से। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। Molecularity of a reaction is always equal to the overall order of the reaction. May not be equal to the order of reaction. Can't have a fractional value both B and C. देखो ये अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सारे लोग जरा देखेंगे, इट कैन नॉट बी मैक्सिमम 3, हर्ष गांधी। अदर बी एंड सी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन may not be equal to the order of the reaction, करेक्ट बात लिखी है, ठीक है। can't have a fractional value, बिल्कुल सही बात लिखी है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, ऑर्डर होता तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाता। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी। मॉलिक्यूल्स भैया ऐड कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आधा मॉलिक्यूल कैसे ऐड कर दोगे, ठीक है, आधा इसका एक इसका, ऐसा तो नहीं होता है ना, मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। अच्छा ये बताओ सारे लोग, ए ऑप्शन कब होता, ए ऑप्शन कब होगा, जरा ये बताओ, ए ऑप्शन होगा कब, व्हेन ए विल बी राइट ऑप्शन, ये बताओ कंडीशन, ए कब आपका सही होगा, ए आंसर कब सही होगा? बहुत बढ़िया। इनकेस रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री हो गई, रिएक्शन एलिमेंट्री हो गई, तो आपको मैं बता दूं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द मॉलिक्युलरिटी। सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, इनके रिएक्शन कैसी है, एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मॉलिक्युलरिटी विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल लिखना है यहां पे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, इट विल इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक नंबर, इट विल ऑल्सो इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक नंबर। ट्रिक नंबर इसके बराबर हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, सारे लोग लिख लेंगे। मॉलिक्युलरिटी विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक नंबर। नोट करके बात लिख लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो जितना सपोज स्टोकियोमेट्रिक नंबर का मतलब जैसे ए लिखा है इक्वल टू 3b लिखा है, और ये सी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 4, मॉलिक्युलरिटी 4 हो जाएगी, ऑर्डर भी इसका 4 हो जाएगा, और सम ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक नंबर 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे 4, तो तीनों इक्वल हो गए। कब, जब रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री है, तब रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री है, तो सम ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक नंबर 3 + 1 4, ऑर्डर कितना है 3 + 1 4, मॉलिक्युलरिटी कितनी है 3 + 1 4। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक नंबर व्हेन रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री। तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत है कि इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ओवरऑल, इट इज ऑलवेज नहीं, तब आपकी रिएक्शन एलिमेंट्री होगी, तब, नॉट ऑलवेज, जब रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री होगी तब, ठीक है, ओके। तो ये थे आपके 99 क्वेश्चन, समझ में आ गया सारे लोगों को। देखो भाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए कब होगा, जब इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ओवरऑल रिएक्शन, जब आपकी इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब 99 बन गए, अब आ जाओ भैया, 1 रन दूर हो सेंचुरी लगाने में, ठीक है, 1 रन दूर हो सेंचुरी लगाने में। एवरीवन आर रेडी, ये बताओ तुम पहले, शतक लगा पाओगे आप लोग, पानी यानी पी लो, ठीक है। रन आउट मत हो जाना, ठीक है, रन आउट हो गए तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। सारे लोग तैयार हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर ये 42 निकला है, अरे यार ये क्वेश्चन है आपका 100, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 100। रनआउट कितने बच्चे हो रहे हैं ये बताओ तुम पहले, कितने लोग रनआउट हो रहे हैं इसमें, देखें, कमेंट करेंगे सारे लोग। देखो रन सभी लोग लेंगे दौड़ के, पता चला रन ही नहीं सर हम ले रहे हैं, हमने सिर्फ बैट लगा के एकदम से खड़े हैं मैदान में। रन सारे लोग लेंगे, कमेंट करके रन सारे लोग लेंगे, देखो फिर हम देखेंगे रनआउट कितने हो रहे हैं। लेकिन बात ये है ना कि यार तो तुम रन ले रहे हो, एक दूसरे का देख ले रहे हो, तुमको अलग अलग पिच पे दौड़ाना चाहिए, चीटिंग कर लेते हो यार, ठीक है। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, हाई बॉइलिंग मिक्सचर, यस, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है कि एजियोट्रॉप फॉर्म हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, एजियोट्रॉप फॉर्म हो रहा होगा कहीं नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। हाई रिलेटिव वॉलेटिलिटी होगी
तो फिर एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन लगाने की नीड ही नहीं है। इनकेस रिलेटिव वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो नॉर्मल डिस्टिलेशन से ही निकल जाएगा। ये तो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, तब फिर हम डिस्टिलेशन ही नहीं करेंगे। हीट सेंसिटिव मटेरियल है तब तो हम डिस्टिलेशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, हाई बॉइलिंग मिक्सचर, हाई बॉइलिंग मिक्सचर है तो हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन नहीं यूज करेंगे। इनकेस हाई बॉइलिंग मिक्सचर है तो हम क्या यूज करेंगे, हाई बॉइलिंग मिक्सचर है तो आप स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर लो। स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। कांस्टेंट के लिए एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ वेरी हाई रिलेटिव वॉलेटिलिटी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल यूज कर लो या आप फ्लैश कर लो, फ्लैश भी हो जाएगा यूज, ठीक है। हीट सेंसिटिव मटेरियल यू कैन नॉट यूज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ही नहीं इसमें यूज कर पाएंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर दोगे, ठीक है। डिस्टिलेशन होगा तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर दोगे। यस, इनके चाहते हो तो यहां पे वैक्यूम डिस्टिलेशन लगा सकते हो, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ना भैया स्टीम दोगे, गर्म कर दोगे, खराब हो जाएगा प्रोडक्ट। वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। लेकिन वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मटेरियल है वो कितना सेंसिटिव है, कितने टेम्परेचर तक वियर कर सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, तब आप वैक्यूम लगा सकते हो। तो वैक्यूम लगाने से आपका कम से कम टेम्परेचर दोगे, वो आपका वेपराइज हो जाएगा। हाई बॉइलिंग के लिए नहीं यार, हाई बॉइलिंग के लिए वैक्यूम नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये स्टीम डिस्टिलेशन कब काम आता है, स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाओगे, स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाओगे, स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाओगे भाई, स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाते हो, तब टर्पेंटाइन ऑयल को आपको वेपराइज करना होता है। स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाते हो, तब आपको टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन ऑयल का पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। ऑयल है तो उसका कम से कम 700 से 800, ठीक है, उतना बॉइलिंग पॉइंट होता है, तब स्टीम डिस्टिलेशन डालते हो तो वो हाई बॉइलिंग मिक्सचर है, ठीक है। हाई बॉइलिंग मिक्सचर है तब स्टीम 100 पे डाल दोगे तो फिर वो वेपराइज हो जाता है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन भी यूज करते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन भी समटाइम्स आप यूज कर लेते हैं उसके लिए, हाई बॉइलिंग के लिए स्टीम, वही तो मैं बोल रहा हूं तुमको। यस, यस, तब तो डिफरेंस इन द बॉइलिंग रेंज इन हाई। तो देखो ये आप जिसे आपके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप उसको फ्लैश का मतलब थोड़ा गर्म करके आपने छोड़ दिया। फ्लैश का मतलब क्या हुआ, कॉलम है। अरे यार आप क्या चाहते हो, आप एट द लास्ट क्या चाहते हो कि खर्चा कम से कम हो, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटर कॉलम में क्या होता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपने फ्लैश डिस्टिलेशन लिया, तो फ्लैश डिस्टिलेशन लिया तो फ्लैश का मतलब होता है जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो, करेक्ट, ठीक है। प्रतीक तुमने बिल्कुल, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो आपने एक बार गर्म करके छोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। यहां से निकल जाएगा यहां से। अब थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा क्लोज डिफरेंस है, लेकिन यस रिलेटिव वॉलेटिलिटी में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तब आप क्या ले लोगे, फ्रैक्शनेटर ले लोगे। एजियोट्रॉप, एक्सट्रैक्टिव, उन सब की बात ही अलग है, मॉलिक्यूलर, ठीक है, वो सब स्पेसिफिक के लिए। यस, ये एक जो डिस्टिलेशन कॉलम है ये आपका एक स्टेज के लिए काम करता है, लेकिन अब ये यूज कब करोगे, ये यूज तुम तब करोगे तब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। स्टेज कब लगाते हो, तब बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस है, हर स्टेज पर बॉयल हो वो, ठीक है। फ्लैश में ओनली वन, ठीक है। ये कौन था, हर्ष, ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्लैश डिस्टिलेशन प्लस से एक बार पढ़ लेना, प्लस पर मैंने करवाया है प्लस, ठीक है। जिन बच्चों ने फ्लैश नहीं पढ़ा है वो प्लस पर एक बार पढ़ लेंगे जाके, ये सब करवा दिए हैं वहां पे, ठीक है। यूट्यूब पर मैंने फ्रैक्शनेटर पढ़वाया है, वहां पे आप लोग देख लेंगे।
ये हालांकि ये चीज मैंने बता रखी है कि ये कब यूज करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, थोड़ा थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, अच्छे से कर लेना जाके, ठीक है। तो ये था भैया आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर बस आंसर मिल गया आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चारों तरफ से आपको बात करनी है, ठीक है, सिर्फ एक ही टिक नहीं मार देना है, उस पर क्या क्या और दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या क्यों गलत है, जैसे पीछे वाला आपने किया था मॉलिक्यूलरिटी वाला, वो कैसे गलत है, ये क्यों गलत है, तो इस पे भी आपको बात करनी है, ठीक है। तो ये था भैया आज का सेशन, तो आप लोगों के लिए अपडेट जिसका वेट काफी दिनों से था। आप लोगों का प्लस पर बेटा मैंने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन 25 के लिए कंप्लीट करवा दिया है लाइव ईसीआर। आईपीसी लगभग कंप्लीट होने को है, ठीक है, वो भी आप लोगों का बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आईपीसी, जो कि लाइव करंट टाइम पे चल रहा है। ये प्लस की मैं बात कर रहा हूं। अगला जो प्लस पर अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों के कंप्लीट हो गए। एक अगेन बेटा थर्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट में आप लोगों का लॉन्च करने वाला हूं विद इन द 5 मंथ, ठीक है। 5 मंथ के अंदर आप लोगों को बेटा ये तीसरा प्लस पर मेरा सब्जेक्ट आप लोगों को मिल रहा है, जो कि बेटा सबसे ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग में पूछने वाला है, दैट इज दी मास ट्रांसफर ऑपरेशन। मास ट्रांसफर ऑपरेशन का आप लोगों को वेट बेटा फरवरी से था, ओके, मैंने बोला कि आप लोगों को करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा, तो बेटा अब ये टाइम आ चुका है, इस मंथ के लास्ट वीक में आप लोगों का ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो जिन भी बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है, ओके, और इन 7 मंथ्स को प्रॉपरली आप लोगों को यूटिलाइज करना है, तो जो भी बच्चे के पास प्लस अकाउंट है दैट इज ओके, ठीक है, सारे लोग प्लस से तो करेंगे ही, ओके। जो बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे कि ये सब्जेक्ट इनकेस आप लोग प्लस से करते हैं, आप लोगों को प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ओके। तो अनअकैडमी बेटा अभी आप लोगों को ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, कितना 9999 में, तो बेटा आप 9999 में वो 9 मंथ्स का कोर्स लेकर 7 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बचे हुए हैं गेट 2025 के लिए। इससे ज्यादा आप लोगों को वेट अप नहीं करना है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट है, टाइम आपके पास लगभग 7 मंथ का है, तो यहां पे आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी करनी होगी, टेस्ट पेपर भी देने होंगे, रिवीजन भी करना होगा, तो उसके लिए फिर टाइम नहीं बचेगा। तो इससे आपने डिले किया, तो आप 26 के लिए फिर आप लोग देख लेना, 26 के लिए प्रिपरेशन कर लेना, 25 के लिए दिस इज द राइट टाइम, इससे ज्यादा आप लोगों को डिले नहीं करना है, राइट। मैं बेटा आप लोगों को बताऊंगा नहीं भैया 4 महीने में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, नहीं करवा पाएंगे सारी चीजें, राइट, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कंटेंट के साथ साथ बेटा आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं, हम लोग कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को डीबीपी प्रोवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए बेटा टाइम कम से कम 6 महीने चाहिए होता है। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है 25 के लिए देख पा रहे होंगे, तो बेटा अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑफर अभी करंट टाइम पे चल रहा है, आप लोग नए सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहां पे आप लोगों को बेटा एक रेफरल कोड यूज करना होगा, जो कि यहां पे मेंशन है, आप लोग इसको देख लेंगे, MR100। इस रेफरल कोड को जैसे ही आप लोग यूज करते हैं, ओके, इस रेफरल कोड को जैसे ही आप लोग यूज करेंगे, इस रेफरल कोड से फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फीस अभी आप लोगों को शो करेगी 9,999 में, यहाँ पे लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाके आप लोग कोर्स को परचेज कर लेना, और वहां पे रेफरल कोड आप लोग डाल देना MR100, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरा मेंटरशिप आप लोगों को मिलेगा। जैसे ही आप लोग प्लस आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं, कोड यूज करते हैं MR100, आप मनीष सर के गाइडेंस में आ जाते हैं, और यहां से मेरे अंडर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के लिए बेटा एक डेडिकेटेड डाउट ग्रुप रहता है, जिस ग्रुप में अपने डिस्कशन को कर सकते, अपने डिस्कशन को आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को डीपीपी असाइनमेंट सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। उसके साथ साथ बेटा आप लोगों को यहां पे जब भी आप लोगों का गेट का रैंक आ जाता है, इसके बाद काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसके बाद आप लोगों को बेटा पीएसयूज में जाना होता है, एमटेक में जाना रहता है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की रहती है, वो मैं बेटा आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, और मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो ये सारे 7 फीचर्स जो यहाँ पे हैं अल्टीमेटली वो आप लोगों के एक्टिव हो जाते हैं जैसे आप लोग रेफरल कोड यूज करते हैं MR100। तो इस कोड को यूज करके बेटा आप लोग प्लस ले सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। आप कैसे सर ज्वाइन करना है, इसको सर ज्वाइन कैसे करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। और सेकंड लिंक एक और टेलीग्राम ग्रुप का दे रखा है, उसको ज्वाइन करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यू आर इन 3rd ईयर, तो सर कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, राइट। इफ यू आर इन 2nd ईयर और आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए राइट कोर्स कौन सा होगा। जो बच्चे जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई डाउट है तो वो बच्चे भी डिस्कस करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। इन 7 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो और प्लस के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।